Good morning students. Welcome to this video. पिछले वीडियो में आपने देखा था कि डिमांड के कुछ वेरिएबल के साथ हमने रिलेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे इसका रिलेशन तीसरे वेरिएबल के साथ, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड एंड द इनकम। डिमांड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, that is other things being equal, demand for a commodity depends upon the level of income। जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड जो है वो लेवल ऑफ इनकम पे भी डिपेंड करता है। अगर आदमी का इनकम ज़्यादा है तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। अगर डिमांड लेवल ऑफ इनकम अगर उसमें डिक्रीज़ होता है तो डिमांड जो रहेगा वो घट जाएगा। जनरली विथ एन इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर गुड्स increases, but with this may not always be true। ये हमेशा एक जैसा मतलब सही नहीं होता है। We can distinguish between 3 types of commodities: necessaries, comforts, inferior goods। ये 3 टाइप ऑफ गुड्स हैं जिनके साथ इनका रिलेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। फर्स्ट टाइप ऑफ गुड का कर्व इस टाइप कुछ ऐसा रहता है ना, मूविंग अपवर्ड। इसमें ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाया गया है और ओ वाई पे इनकम ऑफ कंज्यूमर को दिखाया गया है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी के साथ, इसका नेसेसिटीज गुड के साथ डिमांड का क्या रिलेशन होता है। नेसेसरीज गुड ऑक्यूपाई ए प्लेस ऑफ प्रायोरिटी इन द कंज्यूमर्स ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। देयरफॉर इवन at a low level of income, a large share of income is spent on such goods. So with the rise in the income, it is possible that consumers' demand for necessary may increase, but increase cannot be infinite, so beyond the level of income. Demand for necessaries become income inelastic like in figure। जैसा कि जब किसी भी कंज्यूमर का इनकम अगर लो रहता है तो उसका लार्ज पार्ट जो रहता है, लार्ज पार्ट ऑफ इनकम आर यूज्ड फॉर बाइंग द नेसेसरीज गुड। जो बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं उस पर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वो अपना खर्च करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ जाता है वैसे वैसे नेसेसरीज गुड पे तो वो खर्च करेगा, लेकिन उसका पोर्शन धीरे धीरे कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू टोटल गुड्स, total income। Now second is certain demand for comfort and luxuries has positive association with the income। It is shown by the curve in the figure। अब यहाँ पर आप ये डी कर्व को देख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो कंफर्ट और लग्जरी गुड का है तो इसमें इनकम के साथ साथ इसका डिमांड भी बढ़ता है। ठीक है। C is certain demand for inferior commodities, on the other hand is inversely related to the level of income। जैसे inferior commodities जो जिसकी क्वालिटी कम होती है, on the other hand is inversely related to the level of income। With an increase in the level of income, the consumer gives up consumption of the inferior goods and prefer to consume better quality of good। जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे वो चाहता है कि वो ज़्यादा अच्छा कमोडिटीज़ को परचेज़ करे, अच्छी क्वालिटी की कमोडिटीज़ पे वो अपना पैसा खर्च करे और इन्फीरियर गुड को वो छोड़ते जाता है। इसीलिए इसका कर्व जो है कुछ इस टाइप का रहता है, बेंडिंग इस टाइप का। ये पहले ये इंक्रीज़ करता है, फिर धीरे धीरे जैसे ही उसका इनकम इंक्रीज़ होता है ये इसको इन्फीरियर गुड्स का जो डिमांड रहता है वो धीरे धीरे घट जाता है। अ कर्व इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड एंड कंज्यूमर्स इनकम इज शोन इन फिगर दिस वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड विद द इन्फीरियर गुड्स। This type of relationship between the demand for a commodity and level of income is also known as the income demand। ये सारे जो 3 ये फिगर दिखाए जा रहे हैं इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या दिखा रहा है, लेवल ऑफ इनकम के साथ डिमांड फॉर कमोडिटी का रिलेशन बता रहा है। नाउ फोर्थ इज टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। डिमांड is equal to function of T, that is other things being equal, demand for a commodity depends upon the consumer's taste and preferences। तो इसमें
कंज्यूमर का यहाँ पे स्पेलिंग कुछ मिस्टेक है, इसमें टेस्ट होगा, है ना। उसका टेस्ट, उसका पसंद क्या है, उसका वो किस टाइप के गुड को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो उस पर भी डिमांड डिपेंड करता है। नाउ फिफ्थ इज़ कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस ऑल्सो इन्फ्लुएंस हिज करेंट डिमांड। अगर उसको ये लगता है कि आगे फ्यूचर में इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो उसका डिमांड जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाता है और कंज्यूमर जो है उसको ख़रीद के अपने पास रखने लगते हैं। Other factors expressed as a demand is equal to function of U. That is, other things being equal, demand for commodity also determined by the following factors: size of population, composition of population and distribution of income. ये सब पे भी डिमांड जो है इसका क्वांटिटी, डिमांड फॉर द कमोडिटी, ये डिपेंड करता है। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक, दैट इज़ काइंड्स ऑफ डिमांड। कितने टाइप के डिमांड्स होते हैं। डिमांड में बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट डिमांड, सेकंड है इनडायरेक्ट डिमांड, थर्ड है जॉइंट डिमांड एंड फोर्थ है कंपोजिट डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड जो है उसका 3 टाइप होता है, प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड, ठीक है। इसको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट डिमांड refers to demand for a commodity that is directly consumed to satisfy human wants. जो for example demand for bread, butter and fruits means ये ऐसा कमोडिटी का डिमांड होता है जो कमोडिटी डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करते हैं। मीन्स डिमांड फॉर द रेडीमेड आइटम्स सच एज ब्रेड, बटर एंड फ्रूट्स। इसका फंक्शन ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px। सेटेरिस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम। मीन्स सारे चीज़ कांस्टेंट हैं, ठीक है, किसी में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब होता है सेटेरिस पेरिबस का मतलब यही होता है। नाउ सेकेंड इज इनकम डिमांड। इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एट वेरियस लेवल्स ऑफ कंज्यूमर्स इनकम। इनकम डिमांड का मतलब होता है कि वेरियस लेवल्स ऑफ इनकम पर उनका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना डिमांड है, ठीक है। क्रॉस डिमांड, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अदर क्वांटिटी, अदर कमोडिटी। मीन्स अगर किसी कोई ऐसा, मान लिया टी और कॉफ़ी को ले लिए, अगर टी के प्राइस में अगर वो बढ़ जाता है, टी का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो कॉफ़ी का डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टी का डिमांड घट जाएगा। तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्रॉस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड मीन्स एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उससे रिलेटेड जो प्रोडक्ट है या उसमें जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है ना, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज़ इनडायरेक्ट बिकॉज दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी विच इज़ डायरेक्टली डिमांडेड बाय द कंज्यूमर इन द मार्केट। मान लिया किसी चीज़ में मान लिया कोई इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री है, ठीक है। तो कॉटन इंडस्ट्री, बहुत सारी कॉटन इंडस्ट्री एक जगह इस्टेब्लिश हुई, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉटन का डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर किसी जगह कॉटन क्लॉथ की डिमांड बढ़ गई तो वहाँ पे कॉटन की डिमांड भी बढ़ जाएगी एज ए रॉ मटेरियल, तो उसको बोलते हैं डिराइव डिमांड। क्या हो जाएगा? डिराइव डिमांड यहाँ पे जो कॉटन, कच्चा कपास का जो डिमांड होगा वो डिराइव डिमांड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉटन क्लॉथ का डिमांड ज़्यादा हो गया है। जॉइंट डिमांड, इट रिफर्स टू द डिमांड फॉर दोज गुड्स विच आर ऑलवेज डिमांडेड जॉइंटली एज फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, ठीक है। अगर कार की डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली पेट्रोल की भी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, तो दोनों एक साथ डिमांड, तो दोनों का डिमांड एक साथ होगा। इसको क्या कहते हैं? जॉइंट डिमांड कहते हैं। कंपोजिट डिमांड, इट रिफर्स टू द टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी
विच कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पस। ठीक है, अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये तो सभी को पता होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स एंड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस राइजेज, है ना। कोई भी डिमांड, कोई भी कमोडिटी का डिमांड जब उसकी प्राइस गिर जाती है तो उसका डिमांड बढ़ जाता है, जब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है तो उसका डिमांड घट जाता है। तो ये है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं देयर इज़ ए डेफिनेट इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द गुड एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट गुड। सिम्बॉलिकली डिमांड और फंक्शन ऑफ डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस। डिमांड ऑफ ए एक्स कमोडिटी इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी, और इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। इसको ये रेसिप्रोकल से दिखाया गया है। अब देखते हैं एजम्पशन ऑफ डिमांड। एजम्पशंस फॉर द लॉ ऑफ डिमांड क्या है। कुछ लिमिटेशंस होते हैं जहाँ पर उसके बाद वो वर्क नहीं करता है, लॉ ऑफ डिमांड जो है वहाँ पे वर्क नहीं करता है। क्या क्या होने चाहिए, किस किस की ज़रूरत होनी चाहिए उस लॉ ऑफ डिमांड को मतलब अप्लाई करने के लिए। तो पहला है एजम्पशन, द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेन द सेम। मीन्स अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेम नहीं होगा तो डिमांड वहाँ पे मतलब लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। द इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज्ड। इनकम भी कंज्यूमर के इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए। कॉमनली कमोडिटी शुड बी नॉर्मल कमोडिटी, मीन्स ना ही लग्जरियस गुड होना चाहिए, ना ही इन्फीरियर गुड्स होना चाहिए, ना ही गिफन गुड होना चाहिए। ये नॉर्मल कमोडिटी होना चाहिए। ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजीनियस, मीन्स सेम टाइप ऑफ गुड होना चाहिए। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम, मीन्स फैशन में, टेस्ट में कंज्यूमर के कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि डिमांड शेड्यूल और डिमांड कर्व क्या होता है। जब हम किसी भी कमोडिटी के डिमांड को टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, while an individual's demand schedule indicates the demand of the person concerned at a point of time, the market demand schedule tells us the collective demand for other। अब मान लिया कोई भी इंडिविजुअल डिमांड है या मार्केट डिमांड है, तो उसको अगर हम इस टाइप के टेबुलर फॉर्म में रखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। और जब हम उसी डिमांड को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, डिमांड कर्व बोलेंगे। ठीक है, और ये जो हुआ वो पूरा डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि रीज़न बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व। क्या रीज़न है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का। द डिमांड कर्व obeys the law of demand, which states that there is an inverse relationship between the price and the quantity demanded of the good। मीन्स दोनों के रिलेशन को दर्शाता है जो कि इन्वर्स है, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द गुड। ये दोनों जो है, दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, इसीलिए दैट्स वाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट। द रीज़न बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व आर law of diminishing marginal utility, and this law was formulated by Alfred Marshall, and it states that as a consumer has more and more of the good, its marginal utility to him goes on declining। सबसे पहला इसका कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसके तहत मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास किसी भी कमोडिटी का क्वांटिटी हमारे पास बढ़ते चला जाता है तो उसकी यूटिलिटी जो है हमारे लिए घटते चली जाती है। तो इसी के कारण डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। ए कंज्यूमर इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग मोर यूनिट्स ऑफ सेम क्वांटिटी एट द
same price. Instead, he is ready to pay a price equal to its marginal utility and marginal utility goes on diminishing. मीन्स जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उसका प्राइस जब तक बराबर रहता है तो कंज्यूमर उसको ख़रीदना चाहता है, और जैसे ही वो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाता है वहाँ पे वो उसको नहीं, क्योंकि उसके बाद तो उसको जब मार्जिनल यूटिलिटी उसकी ज़ीरो हो जाएगी, जब उससे उसको कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगी तो वो उसको वहाँ नहीं खरीदेगा. नाउ सेकेंड इज़ substitution effect. The substitution effect is the effect that change in relative price of the substitute goods changes the quantity demanded. When the price of the goods rises, the consumer prefer to buy its substitute goods which have become relatively cheaper. जैसे सब्स्टिट्यूट इफ़ेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि टी एंड कॉफ़ी, कॉफ़ी जो है वो टी के लिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का काम करता है. अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो कॉफ़ी का डिमांड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. इनकम इफेक्ट, चेंज इन द डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ चेंज इन द रियल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज नोन एज द इनकम इफेक्ट. इन द अदर वर्ड्स, ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड, मीन्स अगर मान लिया किसी का इनकम मान लिया 10,000 है, लेकिन कमोडिटी का प्राइस चेंज हो गया, फॉल मतलब उसमें गिरावट आ गई, तो क्या होगा कि वो उसी 10,000 में जो पहले वो कम सामान खरीद पाता था, अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी के गिरने के कारण अब वो ज़्यादा खरीद पाएगा. तो यानी कि उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा. क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कंज्यूमर का रियल इनकम बढ़ जाएगा. इसीलिए ये डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिंग डिमांड, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लेट्स टू इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स ड्यू टू इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. एज प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल्स द न्यू कंज्यूमर अपीयर्स. जैसे ही प्राइस गिरता है नए नए कंज्यूमर उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, ऑटोमेटिकली उस कमोडिटी का डिमांड जो है वो बढ़ जाता है. ठीक है. नाउ एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. इन सर्टेन केसेस an increase in the price of some goods leads to an increase in their demand. Alternatively, as their price falls, their demand also falls. Means जहाँ exceptions to the law of demand, जहाँ पे ये काम नहीं करता है, मीन्स लॉ ऑफ डिमांड जहाँ पे काम नहीं करता है, यानी गिवन गुड के कंडीशन में देख सकते हैं. Giffen goods. Sir Robert Giffen in 1837 and to 1910 observed that in early 19th century a fall in the price of bread reduced the demand for bread. Even in our country we find that when the price of coarse cereals like jowar and bajra falls, the consumer have a tendency to spend less on them, shift over superior cereals like wheat and rice. मीन्स जैसे जैसे कंज्यूमर का डिमांड जो है मतलब इनकम जो है वो बढ़ेगा तो वो ज्वार और बाजरा को छोड़ के वो अच्छे सीरियल्स पे खर्च करेगा, जैसे कि वीट और राइस पे. सिमिलरली व्हेन द प्राइस ऑफ कोर्स क्लॉथ्स फॉल्स, कंज्यूमर आर लाइकली टू परचेज मोर क्लॉथ फॉर देयर बेटर क्वालिटी एंड रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द कोर्स क्लॉथ. Therefore, in the case of coarse cereals and coarse cloth, demand is likely to move in the same direction as a price. These are called the Giffen goods. Giffen goods are those inferior goods on which consumers spend large part of his income and demand for which falls with the fall in their price. ठीक है. Expectation for ये सेकेंड एक्सेप्शन है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा. अगर मान लिया फ्यूचर राइज इन प्राइस का एक्सपेक्टेशन है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, लोग को लगता है कि नहीं आगे चल के इसका दाम बढ़ जाएगा. व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग द कंज्यूमर एक्सपेक्ट ए फर्दर राइज इन इट्स प्राइस. दे विल ट्राई टू स्टोर मोर एंड मोर क्वांटिटीज ऑफ दैट कमोडिटी. मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको खरीद के रख लेंगे अपने पास. नाउ थर्ड इज डिमांड फॉर द गुड्स कन्फेरिंग सोशल प्रेस्टीज. If the price of the commodity relating social prestige decline, its demand also shows a tendency to diminish
On the other hand, if its price increases, its demand will also increase because of the prestige associated with their ownership. मीन्स कुछ ऐसा चीज़ होता है जो लोगों को स्टेटस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है, तो चाहे उसका कितना भी कॉस्ट इंक्रीज़ करे, उसके कॉस्ट में कितना भी इंक्रीज़ हो, वो कंज्यूमर उसको परचेस करते ही हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको स्टेटस को मेंटेन करना रहता है. Change in fashion. The demand for new fashion dress will increase even if the seller of new dress increase its price. Means अगर कोई नया टाइप का ड्रेस आया या कुछ नया फैशन में चल रहा है, उसका प्राइस कितना भी है, लोग ओल्ड फैशन वाली चीज़ों को लेना पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए उसके प्राइस में इंक्रीज़ होता भी है तो भी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो जितने भी प्राइस पे कंज्यूमर उसको लेने के लिए रेडी रहते हैं. इमरजेंसीज. लॉ ऑफ डिमांड मे नॉट होल्ड गुड ड्यूरिंग द इमरजेंसीज लाइक वार, फेमाइन्स. एट सच टाइम्स कंज्यूमर बिहेव इन एबनॉर्मल वे. मीन्स चाहे कितना भी कॉस्ट भागे, वो इमरजेंसी के कंडीशन में उसको खरीद के अपने पास स्टोर कर ही लेते हैं. ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग द डिप्रेशन दे विल बाय लेस इवन एट लो प्राइजेस, है ना. तो ये इस वीडियो में यहीं तक. अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे. टिल देन टेक केयर.